हेलो दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने मौर्योत्तर काल के अंतर्गत जो भारत के ऊपर देशी शासन रहा रहा है उसको देख लिए थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने हिंद यवन शासक, शक, पहलव और कुषाण शासकों को देखे थे। आज की क्लास में हम लोग गुप्त साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पिछले क्लास की दो पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है छूट गया था, तो उसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, एक पॉइंट था जो कुषाण वंश का तीसरा और सबसे महान शासक कनिष्क था। कनिष्क ने ही गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में ही कनिष्क ने गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में ही 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किया था। शक संवत की शुरुआत जो है कनिष्क ने किया था। और जो शक संवत है, इसका इस्तेमाल जो है वर्तमान भारत में किया जाता है। वर्तमान भारत में शक संवत की प्रयोग जो है भारत सरकार करती है। प्रयोग वर्तमान में शक संवत का प्रयोग भारत सरकार करती है। अगर वहीं बात करें कुषाण वंश के अंतिम शासक की, दूसरा पॉइंट था कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। वासुदेव। तो ये दो पॉइंट है जो हमें कुषाण काल में पढ़ना होता है। तो चलिए गुप्त साम्राज्य को शुरू करते हैं। अगर बात करें गुप्त काल की, तो गुप्त काल का जो कालखंड है 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक गुप्त शासकों की शासन जो है रहा है।
अगर बात करें गुप्त साम्राज्य की, तो गुप्त शासक जो थे कुषाणों के सामंत थे, और जो गुप्त शासक थे इनका शासन जो है मुख्य तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में रहा है। वहीं अगर बात करें गुप्त शासकों की राजधानी की, तो गुप्त शासकों की एक राजनीतिक राजधानी थी जो पाटलिपुत्र था, और एक सांस्कृतिक राजधानी थी जो उज्जैन था। अगर बात करें गुप्त वंश के विषय में जानकारी के स्रोत की, अगर बात करें तो गुप्त वंश के विषय में जानकारी के स्रोत जो है निम्न है। विशाखदत्त का देवी चंद्रगुप्तम, कालिदास की रचनाएं। कालिदास की रचनाएं की अगर बात करें तो कालिदास की रचनाएं जो है मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहार, विक्रोबस्यम, इन सभी रचनाओं से भी हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलता है। और वात्स्यायन का कामसूत्र हो गया, और क्षुद्रक का मृच्छकटिकम। फिर अगर बात करें तो गुप्त वंश का एक शासक है समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी जो है हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है, जिसकी रचना जो है हरिसेन ने किया है। और जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार का सिक्का जारी किया था, और इन सिक्का से हमें समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलता है। और अगर बात करें तो एक शासक था स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के समय में ही हुन आक्रमण हुआ था, जिसकी जानकारी हमें भीतरी स्तंभलेख से मिलती है। और स्कंदगुप्त ने इस हुन आक्रमण को विफल किया था, जिसके बारे में जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और जूनागढ़ अभिलेख यह भी जानकारी देता है कि जो स्कंदगुप्त था, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। अगर बात करें गुप्तकालीन मुद्रा की, अगर बात करें तो गुप्त काल में ही सबसे अधिक सोना का सिक्का जारी किया गया है। और गुप्त काल में सोने का जो सिक्का होता था, सोना का सिक्का को दिनार, चांदी के सिक्का को रुपया का, और तांबे के सिक्का को मासक कहा जाता था। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में ही साहित्य और कला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ है। वहीं अगर बात करें तो गुप्त काल में सबसे अधिक सिक्का का जो ढेर है राजस्थान के बयाना से मिला है। तो इन सभी साहित्य और पुरातात्विक साक्ष्य से हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलता है। वहीं अगर बात करें गुप्त वंश के संस्थापक की, तो गुप्त वंश की स्थापना जो है श्रीगुप्त ने किया है। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी जो है इसका पुत्र घटोत्कच बनता है, और घटोत्कच का जो उत्तराधिकारी है उसका पुत्र
चंद्रगुप्त प्रथम बनता है। और जो चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम ने गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत किया था और प्रथम गुप्त शासक था जिसने सिक्का चलाया था। और जो सिक्का चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, उस सिक्का पर राजा रानी और दुर्गा देवी की आकृति जो है अंकित थी। और जो चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम की विवाह जो है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ में हुआ था। और जो चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक या प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। फिर अगला शासक जो है समुद्रगुप्त बनता है। और समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी जो है हमें उनके द्वारा चलाया गया सिक्का और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। समुद्रगुप्त ने टोटल 6 प्रकार का सिक्का चलाया था। वीणा वादन प्रकार का सिक्का, व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का, गरुण प्रकार का सिक्का, परशु प्रकार का सिक्का, धनुर्धारी प्रकार का सिक्का, अश्वमेघ प्रकार का सिक्का। तो इन सभी सिक्का से हमें समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलता है। और प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद अभिलेख, जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इसी को इलाहाबाद अभिलेख भी कहा जाता है, जिसकी रचना हरिसेन ने किया है। और जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है यह केवल समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी नहीं देता है, बल्कि अशोक, अकबर, बीरबल, जहांगीर शासकों के विषय में भी जानकारी देता है। और जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्य जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था, जिस कारण इन्हें आर्यावर्त, और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीतकर इन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाया था, जिस कारण इन्हें दक्षिणावर्त की उपाधि प्रदान किया गया था। और जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त ने परम भागवत की भी उपाधि धारण किया था। अगर बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और विंसेंट स्मिथ ने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। और जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित्र ग्रंथ की रचना किया है, जिस कारण समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। फिर अगला शासक जो है रामगुप्त बनता है, जो समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा था, लेकिन यह अयोग्य शासक था। और जो रामगुप्त था, रामगुप्त के समय में ही
शक आक्रमण हुए और शक शासक था रुद्र सिंह तृतीय, जिन्होंने रामगुप्त के समय इनके साम्राज्य पर आक्रमण किया और इनको पराजित करके इनकी पत्नी थी ध्रुव देवी, जिसको शकों ने अपने साथ ले गए और जो रामगुप्त का छोटा भाई था जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त को जैसे ही सूचना मिली, चंद्रगुप्त ने शकों का पीछा किया और शकों को पराजित करके अपनी भाभी ध्रुव देवी को वापस लाए। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई रामगुप्त था, जिसकी पत्नी ध्रुव देवी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दिया और जो उनकी भाभी थी ध्रुव देवी, उनसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह कर लिया। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने व्याघ्र शैली प्रकार के चांदी का सिक्का चलाया था। व्याघ्र शैली प्रकार की चांदी का जो सिक्का है चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में शकारी या शकों का विजेता का उपाधि धारण किया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जो जानकारी है, मेहरौली स्तंभलेख, जिसे चंद्र स्तंभलेख के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो है स्तंभलेख है यह दिल्ली में है। इस स्तंभलेख से हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी मिलता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। अमर सिंह, कालिदास, घटकपर, वररुचि, धन्वंतरी, शंकु, ये सभी विद्वान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। फिर अगला शासक जो है कुमारगुप्त प्रथम बनता है। और कुमारगुप्त प्रथम के विषय में जानकारी जो है मंदसौर अभिलेख, बिलसड़ अभिलेख, क्रमदंदा अभिलेख, इन सभी अभिलेखों से हमें कुमारगुप्त प्रथम के विषय में जानकारी मिलता है। और कुमारगुप्त गुप्त वंश का एक वैसा शासक है जिसके शासनकाल से सबसे अधिक अभिलेख जो है प्राप्त हुआ है। और जो कुमारगुप्त प्रथम है, कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया है। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा विश्वविद्यालय को
ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। और जो कुमारगुप्त प्रथम है, कुमारगुप्त प्रथम ने अपने सिक्कों पर गरुड़ के जगह मयूर का चित्र अंकित करवाया। फिर अगला शासक जो है बुद्धगुप्त बनता है, सॉरी, कुमारगुप्त प्रथम के बाद में स्कंदगुप्त बनता है। और स्कंदगुप्त के विषय में जानकारी की अगर बात करें तो स्कंदगुप्त के विषय में जानकारी जो है भीतरी स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख है। और जो भीतरी स्तंभ लेख है, भीतरी स्तंभ लेख हमें यह जानकारी देता है कि प्रथम हुन आक्रमण जो है स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। और जो हुन आक्रमण हुआ था इसको पराजित जो है स्कंदगुप्त ने कर दिया था। यह जानकारी जो है हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। और जूनागढ़ अभिलेख हमें यह भी जानकारी देता है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। और जो स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त ने वृषभ प्रकार का सिक्का चलाया था। फिर अगला शासक जो है बुद्धगुप्त बनता है। और जो बुद्धगुप्त है, बुद्धगुप्त ने नालंदा महाविहार को दान में दिया था। फिर अगला शासक नरसिंहगुप्त। फिर अगला शासक जो है, और नरसिंहगुप्त जो था, नरसिंहगुप्त ने ही जो नरसिंहगुप्त के समय में भी एक हुन आक्रमण हुआ था और उसका शासक जो है मिहिर कुल था। मिहिर कुल को पराजित जो है, मिहिर कुल को पराजित जो है नरसिंह गुप्त ने किया था। और एक है भानुगुप्त। फिर इसके बाद जो है अगला शासक बनता है भानुगुप्त। और भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है, एरन अभिलेख की रचना जो है भानुगुप्त ने किया है। और जो एरन अभिलेख है, एरन अभिलेख सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में जानकारी देता है। यानी सती प्रथा का जो पहला प्रमाण है एरन अभिलेख में मिलता है। वहीं अगर बात करें गुप्त वंश के अंतिम शासक की, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है विष्णुगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक है। अगर बात करें गुप्त वंश की, यानी गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात करें तो गुप्त काल में वंशानुगत और राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो है देखने को मिलता है। और प्रशासन के शीर्ष पर इस समय राजा होता था। और अगर बात करें तो गुप्त काल में जो प्रशासनिक पद थे, प्रशासनिक पद भी वंशानुगत हो गए थे। और गुप्त काल में एक कुमारामात्य नामक अधिकारी होता था जो केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन के बीच
योजक कड़ी के रूप में काम करता था। वहीं अगर बात करें तो गुप्त काल में सेनापति को महाबलाधिकृत, न्यायाधीश को महादंड नायक, सर्वदंड नायक और दंड नायक और अगर बात करें तो गुप्त काल में राज दरबार से संबंधित कागज की देखरेख करने वाले अधिकारी को महाप्रतिहार, युद्ध एवं शांति विभाग के प्रधान को संधि विग्रहक, धर्म एवं शिक्षा विभाग के प्रधान को विनय स्थिति स्थापक, लेखादान विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को महाछपतलिक, पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को दंडपाशिक और जो साधारण पुलिस और पुलिस अधिकारी होता था उसे चाट और भात कहा जाता था। तो यह था गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था और किसको क्या कहा जाता था। वहीं अगर बात करें गुप्त काल की आर्थिक व्यवस्था की अगर बात करें तो गुप्त काल में भू राजस्व कर का सबसे प्रमुख स्रोत था, जो उत्पादन का 1/6 भाग लिया जाता था। और गुप्त काल में प्रमुख भूमि का उल्लेख मिलता है क्षेत्र, जहां पर कृषि किया जाता था उसे क्षेत्र कहा जाता था। रहने योग्य भूमि को वास या वास्तु, चारागाह भूमि को गोचर और जिस भूमि का जुताई नहीं किया जाता था उसे खिल और बिना जोती गई जो जंगली भूमि होती थी उसे अपरहत। अगर बात करें गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था की अगर बात करें तो गुप्त काल में 4 वर्णों की उपस्थिति थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और गुप्त काल में न्याय जो है न्याय वर्ण के आधार पर किया जाता था। और इस समय महिलाओं की स्थिति की और बात करें, इस समय महिलाओं की स्थिति जो है काफी दयनीय थी, क्योंकि वे सभी प्रथाएं जो महिलाओं का शोषण करने का काम करती थी, वे सभी प्रथाएं जो है गुप्त काल में प्रचलित थी, लागू थी। जैसे बाल विवाह प्रथा, पर्दा प्रथा, वैश्यावृत्ति प्रथा, सती प्रथा। और इस समय वैश्या को गणिका कहा जाता था और वृद्ध वैश्या को कुटनी कहा जाता था। अगर बात करें गुप्तकालीन मुद्रा व्यवस्था की अगर बात करें तो गुप्त काल में ही सबसे अधिक सोना का सिक्का जारी किया गया है।
और सोना का सिक्का को दिनार, चांदी के सिक्का को रुपया का, तांबा के सिक्का को मासक। लेकिन वहीं अगर बात करें तो दैनिक लेन देन में चांदी का सिक्का का प्रयोग किया जाता था गुप्त काल में। गुप्तकालीन अगर बात करें तो मंदिर निर्माण कला का जो जन्म है गुप्त काल में ही हुआ है। और गुप्तकालीन सबसे प्रमुख मंदिर की अगर बात करें तो गुप्तकालीन सबसे प्रमुख मंदिर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है। और जो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है इसका निर्माण जो है पंचायतन शैली में किया गया है। और यह प्रथम मंदिर है जिसमें शीर्ष का प्रयोग किया गया है। फिर अगर बात करें गुप्त काल की सबसे प्रमुख शिक्षा केंद्र की अगर बात करें तो गुप्तकालीन सबसे प्रमुख शिक्षा केंद्र जो है नालंदा विश्वविद्यालय, उज्जैन विश्वविद्यालय, ये दोनों गुप्तकालीन सबसे प्रमुख शिक्षा का केंद्र है। और एक विदेशी यात्री जो है जिसका नाम था फाहियान, फाहियान जो है चीनी यात्री था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान को धर्माचार्य के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत स्थल मार्ग से आया और वापस जो है जल मार्ग से गया। वहीं अगर बात करें गुप्त काल की सबसे प्रमुख उद्योग की अगर बात करें तो गुप्त काल के सबसे प्रमुख उद्योग जो है सूती वस्त्र उद्योग था। और जो गुप्तकालीन शासकों की प्रमुख धर्म की अगर बात करें तो गुप्त काल के जो शासक थे, गुप्त काल के शासकों ने वैष्णव धर्म को अपनाया था। और गुप्त काल में ही ब्राह्मण धर्म जो है अपने चरम उत्कर्ष पर था। तो ये सभी जो है हमें गुप्त काल में पढ़ना है। तो चलिए इन सभी बातों को हम लोग नोट कर लेते हैं। गुप्त शासक जो थे, गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे, कुषाणों के सामंत। और गुप्त शासकों की जो शासन है बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में रहा है। अगर बात करें गुप्त शासकों की अगर राजधानी की बात करें तो गुप्त शासकों की राजनीतिक राजधानी जो है पाटलिपुत्र और सांस्कृतिक राजधानी जो है
उज्जैन, जानकारी की स्रोत की अगर बात करें तो गुप्त काल के विषय में जानकारी के स्रोत जो है निम्न है। विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम, कालिदास की रचनाएं मेघदूतम, ऋतु संहार, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रोभिष्यम, और वात्स्यायन का कामसूत्र, क्षुद्रक का वृक्ष कटिकम इत्यादि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी जो है समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। और प्रयाग जो प्रशस्ति अभिलेख है इसकी रचना हरिसेन ने किया है। हरिसेन और स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी जो है स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी स्कंद के विषय में जानकारी जो है भीतरी स्तंभ लेख जूनागढ़ अभिलेख
फिर अगर बात करें गुप्तकालीन मुद्रा की, अगर बात करें तो सोने का सिक्का को दिनार, चांदी के सिक्का को रुपया का, तांबा के सिक्का को मासक, और गुप्त काल में ही अगर बात करें तो सबसे अधिक सिक्का का जो भंडार है, सबसे अधिक सिक्का का भंडार जो है राजस्थान के बयाना से मिला है। फिर अगर बात करें तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर अगर बात करें गुप्त वंश की स्थापना की, अगर बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं। और श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना जो है 240 ईस्वी में किया था, 240 ईस्वी में किया था। और श्रीगुप्त के बाद अगला शासक जो है घटोत्कच, घटोत्कच। और घटोत्कच के बाद अगला शासक जो है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत जो है 319 ईस्वी में किया था। और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था, प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्का जारी किया। और चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्का पर राजा रानी और दुर्गा देवी
का चित्र जो है अंकित था। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक या प्रथम गुप्त वंश का स्वतंत्र शासक और चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह जो था लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ में हुआ था। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ फिर अगला शासक जो है समुद्रगुप्त बनता है। समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी जो है हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से या इसी को इलाहाबाद अभिलेख भी कहा जाता है। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की अगर रचना की बात करें तो इसकी रचना जो है हरिसेन ने किया है। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमें अशोक, अकबर, बीरबल, जहांगीर के विषय में भी जानकारी मिलता है। और समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार का सिक्का जारी किया था। छह प्रकार का सिक्का। पहला अश्वमेध, व्याघ्र हनन, परशु, गरुड़, धनुर धारी, बीना वादन, और समुद्रगुप्त को
कविराज भी कहा जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित नामक ग्रंथ की रचना किया था, जिस कारण समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। कवि और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा है, B.A. स्मिथ ने कहा है, और समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। परम भागवत की उपाधि, और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि, और समुद्रगुप्त जो था, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्य, उत्तर भारत के उत्तर भारत के 9 राज्य और दक्षिण भारत के 12 राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में लाया था, जिस कारण समुद्रगुप्त को आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के नाम से जाना जाता है। वर्त के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला शासक जो है रामगुप्त। और रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी, ध्रुव देवी। फिर अगला शासक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी जो है मेहरौली स्तंभ लेख, या इसी को चंद्र स्तंभ लेख भी कहा जाता है, चंद्र स्तंभ लेख। और जो मेहरौली स्तंभ लेख है, यह स्तंभ लेख दिल्ली में है, दिल्ली। और जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त के बचपन का नाम कांच, समुद्रगुप्त के बचपन का नाम
समुद्रगुप्त के बचपन का नाम जो था कांच था, कांच। तो समुद्रगुप्त ने लिच्छवी दोहित्र की उपाधि भी धारण किया था। लिच्छवी दोहित्र। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया और शकों को पूरी तरह से भारत से खदेड़ने का जो काम है, यानी भारत से बाहर निकालने का जो काम है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकारी या शकों का विजेता की उपाधि जो है धारण किया था। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने व्याघ्र शैली प्रकार का चांदी का सिक्का चलाया था। व्याघ्र शैली प्रकार का चांदी का सिक्का चलाया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय राजधानी जो थी पाटलिपुत्र, वहीं द्वितीय राजधानी जो है उज्जैन थी। उज्जैन। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें 9 रत्न कहा जाता है। 9 रत्न, 9 रत्न कहा जाता है। जिसका ट्रिक है धन, वाव, बेशंका, अगच्छ, अगच्छ। 9 रत्नों का ट्रिक है धन, वाव, बेशंका, अगच्छ। धन से धनवंतरी, वा से
वराह मिहिर, व से वर रुचि, बे से बेताल भट्ट, स से शंकु, का से कालिदास, अ से अमर सिंह, घ से घटकपर, छ से छपनक, धन्वंतरी जो था, धन्वंतरी ने चिकित्सा शास्त्र की रचना किया था। चिकित्सा शास्त्र की जो रचना है धन्वंतरी ने किया था। और जो बेताल भट्ट है, बेताल भट्ट ने मंत्र शास्त्र की रचना, मंत्र शास्त्र की रचना जो है बेताल भट्ट ने किया है। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना, अमरकोश की रचना। फिर इसके बाद अगर बात करें मौर्यकालीन प्रशासन की, अगर बात करें गुप्तकालीन प्रशासन की अगर बात करें, गुप्तकालीन प्रशासन की अगर बात करें गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था तो गुप्त काल में राजतंत्रात्मक
एवं वंशानुगत शासन प्रणाली देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले अगर बात करें गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से, अगर बात करें पहले, तो अभी कुमारगुप्त हो गया, कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त वंश का अगला शासक बना। और कुमारगुप्त प्रथम के विषय में जो जानकारी है, मंदसौर अभिलेख, अभिलेख बिलसड़ अभिलेख, करमनंदा अभिलेख और इत्यादि। कुमारगुप्त प्रथम गुप्त शासक था। गुप्त शासक जिसके शासन काल से सबसे अधिक अभिलेख मिला है, सबसे अधिक अभिलेख मिला है। और जो कुमारगुप्त प्रथम था, कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। और कुमारगुप्त प्रथम ने अपने सिक्का पर गरुड़ की जगह मयूर का चित्र अंकित करवाया। फिर अगला शासक जो है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त और स्कंदगुप्त के विषय में जानकारी की अगर बात करें तो एक है भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख, और एक है जूनागढ़ अभिलेख।
भीतरी अष्टम लेख हमें यह जानकारी देता है कि प्रथम हुन आक्रमण जो है, प्रथम हुन आक्रमण जो है स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, और इस हुन आक्रमण को विफल स्कंदगुप्त ने किया था, जिसकी जानकारी हमें कर दिया था। इसकी जानकारी जो है हमें जूनागढ़ अभिलेख से, और जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें यह जानकारी मिलता है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। और स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली का सिक्का जारी किया था। फिर इसके बाद अगला शासक जो है बुधगुप्त। बुधगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त, नरसिंहगुप्त के बाद भानुगुप्त, और भानुगुप्त के बाद में गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त तृतीय। अंतिम शासक गुप्त वंश का और जो भानुगुप्त है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से एरन अभिलेख हमें यह जानकारी देता है कि यानी प्रथम सती प्रथा का जो प्रमाण है, प्रथा का प्रमाण जो है भानुगुप्त का एरन अभिलेख में देखने को मिलता है। और जो बुधगुप्त था, बुधगुप्त ने नालंदा महाविहार को दान में दिया था। और जो नरसिंहगुप्त था, पुण्य शासक, मिहिर कुल को पराजित किया था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को।
तो गुप्त काल में राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली देखने को मिलता है। और प्रशासन के शीर्ष पर इस समय प्रशासन के शीर्ष पर राजा होता था। और इस समय प्रशासनिक व्यवस्था भी वंशानुगत हो गया था। इस समय प्रशासनिक व्यवस्था वंशानुगत हो गया था। कुमारामात्य मंत्री की अगर बात करें, नामक मंत्री जो था यह केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन के बीच योजक कड़ी के रूप में कार्य करता था। फिर अगर बात करें तो सेनापति को महाबलाधिकृत कहा जाता था और न्यायाधीश को महादंडनायक या सर्वदंडनायक दंडनायक या दंडनायक कहा जाता था। और अगर बात करें तो धर्म एवं शांति विभाग के प्रधान को धर्म एवं शिक्षा
विभाग के प्रधान को विनय स्थिति स्थापक, विनय स्थिति स्थापक और युद्ध एवं शांति विभाग के प्रधान को संधि विग्रहक, संधि विग्रहक कहा जाता था। और जो राज दरबार से संबंधित, राज दरबार से संबंधित कागजात की देखरेख करता था, करने वाले अधिकारी को महाप्रतिहार कहा जाता था। और लेखा दान विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को महाछपटलिक और पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। और जो साधारण पुलिस और पुलिस अधिकारी होते थे, पुलिस अधिकारी को चाट और भाट कहा जाता था। फिर इसके बाद अगर बात करें गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था की अगर बात करें,
गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था तो गुप्त काल में सबसे प्रमुख भू राजस्व कर था। सबसे प्रमुख भू राजस्व कर अब जो भू राजस्व कर था गुप्त काल में, यह उत्पादन का 1/6 भाग लिया जाता था। 1/6 भाग। गुप्तकालीन कृषि भूमि की अगर बात करें, कृषि भूमि जो थी, गुप्तकालीन कृषि भूमि की अगर बात करें तो गुप्तकालीन कृषि भूमि प्रमुख था। प्रमुख था। क्षेत्र वास या वास्तु गोचर खिल अपरहत क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को, जहां पर कृषि किया जाता था, कृषि योग्य कृषि की जाने वाली भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। रहने योग्य भूमि को वास या वास्तु कहा जाता था। चारागाह भूमि को गोचर, और जो भूमि जोता नहीं गया था, बिना जोती गई भूमि को खिल, और वैसी जंगली भूमि जो जोता नहीं गया था उसे अपरहत। वैसी जंगली भूमि जिसकी जुताई नहीं किया जाता था, जिसे जोता नहीं जाता था, उसे ही अपरहत का भूमि कहा जाता था। फिर इसके बाद अगर सामाजिक व्यवस्था की अगर बात करें, सामाजिक व्यवस्था तो गुप्त काल में 4 वर्णों की उपस्थिति थी। 4 वर्णों की उपस्थिति थी, और
जो गुप्त काल में न्याय होता था वर्णों के आधार पर किया जाता था। गुप्त काल में न्याय वर्णों के आधार पर किया जाता था। और गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति जो है काफी दयनीय थी। महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय थी। क्योंकि समाज में बाल विवाह प्रथा प्रथा वैश्यावृत्ति सती प्रथा यह सभी जो है प्रथाएं लागू थी। और गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। और वृद्ध वैश्या को कूटनी कहा जाता था। कूटनी। तो यह था गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था। अगर मुद्रा व्यवस्था की बात करें, मुद्रा व्यवस्था की अगर बात करें तो गुप्त काल में सोना का सिक्का को दिनार, चांदी के सिक्का को रुपया का, तांबा का सिक्का को मासक, सबसे अधिक सोना का सिक्का जो है गुप्त वंश के शासकों ने ही जारी किया है, या गुप्त वंश में ही जारी हुआ है। सबसे अधिक सोना का सिक्का जारी जो है गुप्त काल में हुआ है। और गुप्त काल में दैनिक लेन देन में चांदी का सिक्का का प्रयोग किया जाता है। दैनिक लेन देन में चांदी के सिक्का का प्रयोग किया जाता था। फिर अगर बात करें तो मंदिर निर्माण कला का जो जन्म है गुप्त काल में हुआ है। इससे पहले कुषाण काल में आपको बताए थे कि मूर्ति निर्माण कला का जो जन्म है कुषाण काल में, और मंदिर निर्माण कला का जो जन्म है गुप्त काल में हुआ है। मंदिर निर्माण कला का जो जन्म है, कला का जन्म
गुप्त काल में हुआ है। और गुप्त कालीन सबसे प्रमुख मंदिर जो है गुप्त कालीन सबसे प्रमुख मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर है। और दशावतार मंदिर जो है पंचायतन शैली में इसका निर्माण किया गया है। पंचायतन शैली में इसका निर्माण किया गया है। और जो दशावतार मंदिर है यह पहला मंदिर है जिसमें जिसमें शिखर का प्रयोग किया गया, जिसमें शिखर का प्रयोग किया गया है। और गुप्तकालीन अगर बात करें तो गुप्तकालीन प्रमुख उद्योग जो है प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, अगर बात करें गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह की, अगर बात करें गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह की अगर बात करें बंदरगाह की अगर बात करें तो भीरकू कच्छ, भीरकू कच्छ, और भीरकू कच्छ जो है गुजरात में है। और ताम्रलिप्ति जो है, ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल में है। ताम्रलिप्ति जो है ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो है पश्चिम बंगाल में है। और अगर बात करें गुप्तकालीन सबसे प्रमुख शिक्षा के केंद्र की अगर बात करें, गुप्तकालीन प्रमुख शिक्षा केंद्र की अगर बात करें, प्रमुख शिक्षा केंद्र की अगर बात करें, शिक्षा केंद्र की अगर बात करें तो गुप्तकालीन प्रमुख शिक्षा केंद्र है नालंदा विश्वविद्यालय, उज्जैन विश्वविद्यालय, और गुप्त काल में ही ब्राह्मण धर्म जो है अपने चरमोत्कर्ष पर था। गुप्त काल में ही ब्राह्मण धर्म अपने
चरमो उत्कर्ष पर था। अगर बात करें गुप्त काल के शासकों की सबसे प्रमुख धर्म की अगर बात करें तो सबसे प्रमुख धर्म वैष्णव धर्म था। तो आज की क्लास में गुप्त काल जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया है और कल की क्लास में हम लोग गुप्तोत्तर काल और गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत मुख्य तौर पर हमें वर्धन वंश के विषय में जान पढ़ना होता है। तो कल की क्लास में हम लोग वर्धन वंश को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद गुप्तोत्तर काल जो है समाप्त हो जाएगा और गुप्तोत्तर काल के बाद हम लोग दक्षिण भारत के राजवंश को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद दोस्तों।